मेरा नाम संगीता है। मेरे 4 भाई थे और मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर में सबकी लाडली भी थी। मेरे बड़े भाई की शादी 8 साल पहले गांव के जमींदार की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लगता ही नहीं था कि वह दूसरे घर से आई है। दिन ऐसे ही हंसी खुशी गुजर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और भाभी शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। और जब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती थी और न ही हम लोगों के साथ उठती बैठती थी। बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती थी। आज दोपहर पड़ोस की एक औरत घर पर आई और माँ से कहने लगी कि अब छोटे लड़के की शादी कर दो, इसी बहाने से घर में रौनक हो जाएगी और हो सकता है तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाए। माँ ने उसके कहने पर छोटे भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छा घराना ढूंढकर उनकी शादी कर दी। लेकिन शादी की ही रात भाभी, आज सुबह से ही मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बात याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले ही यही वक्त था जब छोटे भाई की चौथी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे और खुश होकर मज़े कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर जो हुआ उसने हम सब घर वालों का दिल दहला कर रख दिया था। हम हमारी आयशा भाभी को इस कदर शादी करके प्यार से लेकर आए थे, वह अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। आयशा भाभी बेतहा और खूबसूरत, इतनी कि शायद मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। बस इतना समझ लीजिए, जो कोई भी उन्हें देखता और अपनी उंगली दबा लेता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएगी। अगर भाभी के घर वालों से हमारी रिश्तेदारी ना होती तो आशा भाभी के माता पिता हम लोगों पर केस करवा देते, क्योंकि आशा भाभी के चीखने की आवाज़ बता रही थी कि वह किस कदर तकलीफ में रही होगी। आशा भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझ करके मौत के घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वह तो सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही बल्कि बहुत शरीफ इंसान भी थे। कुछ वक्त भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर से हमने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने में से हमें लड़की मिली थी, यह लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनका खानदान बहुत अच्छा था। मेरी भाभी दर्शिका को जो कोई भी देखता वह उन्हें देखता ही रह जाता। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्यों ऐसा मुझे लग रहा था कि आज रात दर्शिका भाभी भी जिंदगी से नाता तोड़कर हम सबसे बहुत दूर चली जाएगी। आखिर आयशा भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं दर्शिका भाभी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी जो मेरी पहली भाभीयों के साथ हुआ है। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही, 1 मिनट को भी उनके साथ नहीं हटी। मैंने दर्शिका के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वह बहुत डरी सी, सहमी सी, मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब दे देती, लेकिन उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभी के साथ जो हो चुका था तो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगी। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीयों के साथ। मैंने कहा, कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें समझा। वह किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई इतराज़ नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे उस कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली, पति पत्नी के मामले में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ रही थी। माँ, आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीयों के साथ क्या हुआ है। इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे जागने से और मेरे यहाँ रुकने से क्या पता यह घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा, माँ आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ और हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की इस बात पर मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। दर्शिका मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते ही जाने कब नींद की वादियों में खो गई। आधी रात को तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे में पड़ी, जहाँ मुझे एक साया नजर आया। मैं घबरा कर उठी कि भगवान न जाने क्या होने वाला है, कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल में सोचा कि
उसके आगे खड़ा ये कौन व्यक्ति है? यह सब जिसका साया पड़ रहा था वह भी काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था। यह देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वह शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने चीखें मार दी और भाई को जगा दिया। भाई उठो, भाभी को कोई मारना चाहता है, मैं पागलों की तरह चीख चीख कर कह रही थी। भाई भी एकदम से उठकर खड़े हो गए और कहा कि वह कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई वह सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते थे। इस अफरा तफरी में दर्शिका भी उठ गई थी। वह भी अपने बेड पर डरी सहमी सी बैठ गई थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि फिलहाल में क्या किया जाए। अब सिवाय उस कातिल का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी यह दिखाई कि बड़े भाई को फोन करके जगा दिया और कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वह कोई चोर हो, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम बाहर आ जाएंगे। घर के और लोग, बाकी के रिश्तेदार डरते हुए आए और फिर हमने घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आंखों से उस शख्स को अपने कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को न पाकर अब सारे ही मुझ पर शक की नज़रों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। खैर, सब अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगी। दर्शिका भी बहुत हैरान परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे भी नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर मेरे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बात पर वह हमेशा ही यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात पर माने या न माने, लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटी, अगर तुमने उस साए को देखा है तो लाजमी नहीं है कि वह इंसान हो। वह कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि शैतान इंसान की शादी और रुकवाने के लिए तरह तरह के तरकीब करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई शैतान आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई के तीनों बीवियों को मौत के घाट उतार जा चुका हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारी भाई पर किसी चीज़ का साया हो सकता है, हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वह काफ़ी सारे बाबा और तांत्रिकों को जानती थी। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए और वहाँ से एक बाबा के दरबार में ले गई। थोड़ी देर तक हम बाहर बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगी कि तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं यह बात सुनकर हैरान हो गई थी। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वह सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बातें सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ने लगी। वह कहने लगी, बाबा जी, मुझे इसका कोई उपाय बताइए, मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लीजिए, वह बहुत बड़ी मुसीबत में घिर चुका है। माँ की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें जाप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ। कहने लगे कि यह कोई मामूली मंत्र नहीं, इसको लगातार पूरे 1 हफ्ते तक पूरी रात जागकर उसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा उसके साए से बच पाएगा। और अगर एक दिन की भी चूक हो गई ना, तो फिर मंत्र जाप दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा की कही हुई बातें बताने लगी। माँ ने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जाप करने के लिए तैयार कर लिया था कि वह आज रात से ही मंत्र का जाप शुरू कर देगी। मगर मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आप रात भर कैसे जागेगी? आपका तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है, आपको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर सबकी नज़र बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को विधवा हुए तकरीबन 7 साल बीत चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई यह दुनिया से गए थे, भाभी बहुत शांत हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे खानदान में उनकी इज्जत इस तरह थी जैसे किसी बड़े बुजुर्गों की होती है। माँ की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की, भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि इस मंत्र का आप ही जाप कर सकती है। अगर आप हमारी मदद करेगी तो भाई की पत्नी शायद बच सकती है, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहली रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया और वह मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र का जाप करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल और कठिन समस्या थी। फिर भाभी के घर के कामकाज का बोझ बहुत कम कर दिया गया ताकि वह रात को बैठकर आराम से मंत्र का जाप कर सके। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आई थी जो घर का सारा कामकाज करके चली जाती थी, जिसने हमारी दोनों भाभीयों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। क्या वह परेशान थी या हमसे नाराज़ थी? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उन्हें पसंद नहीं आई हो, लेकिन हम उनको सीरियस देखकर काफ़ी परेशान हो गए। मैं कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई और मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाती थी,
मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। बार बार करवट बदलती जा रही थी। कभी जी चाहता कि बाहर जाकर बाहर से पानी पी लूं और कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 का वक्त हो गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से चुपके से निकल करके आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, अगर कहीं कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि दर्शिका भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। इसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज़ थी। यह देखकर मेरा दिमाग सन्न हो गया। मैंने एक कदम भी आगे ना बढ़ाया और वह इंसान भी यूं ही बैठा रहा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहीं मैं चीख मार देती तो बाद में पहले की तरह हो जाता। और मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई। कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर उनके दरवाजे की कुंडी लगा दी और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाज़ा ना हो जाए कि यहाँ से घर वाले जाग गए हैं, बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वह कहीं बाहर गई होगी। मेरी तरह इनका भी दिल होगा कि वह बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा ले। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को देर तक जागता रहता था। इस वक्त भी शायद वो पढ़ रहा था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे जल्दी से अब पूरा माजरा समझाया। यह सुनते ही वह कमरे से बाहर निकल गया। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी में लाइट जल गई। अभी मेरे छोटे भाई की चीखों की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ मेरी बहन भी थी। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर आदमी मौजूद था। वह वहीं बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। ऐसा उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता वह मेरे भाई पर हमला ही कर दे। मगर हमें हैरत तो उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ न किया और सर झुका के वहीं बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने उसकी चादर खींची, हम सबकी तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी थी। बड़ी भाभी ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए हो? मैं अपना वही मंत्र जाप कर रही थी। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आई थी। भाभी ने पास रखी टोकरी को छुपाते हुए कहा, जैसे वह हमसे कुछ छिपाना चाहती हो। रात के समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा मंत्र का जाप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा कि आप ही ने तो मुझे यह मंत्र जाप करने को कहा है, आपको तो सब पता है ना। तब माँ ने कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कौन सा मंत्र जाप करने को कहा था। माँ ने भाभी को जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब टोकरी का ढक्कन हटाया तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गई और माँ चीख कर बोली, भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला बिच्छू बैठा था। इतना बड़ा बिच्छू किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में हमें पता चला कि वह बिच्छू ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे 1 मिनट में ही मौत आ जाए। मैंने भाभी से पूछा कि यह अपने पास क्यों रखा है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो यह सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, बस यह तो मंत्रों के जाप की वजह से ही मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊँ कि इन मंत्रों के जाप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। यह कहते कहते भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रही है। माँ ने कहा कि मैं नहीं मानती, तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और यह बिच्छू इस मंत्र के जाप के लिए तो है ही नहीं। सिवाय मौत के इससे किसी भी बुरी शक्ति का निवारण नहीं हो सकता। इससे सिर्फ किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात ने हम सबको जो कहना था वह कह दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभियों को मारा था और उससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को तो उस वक्त कुछ नहीं कहा। उनसे बिच्छू लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी जगह पर छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ और उसका ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो छोड़ने से पहले ये तुम्हें डस ले, जिससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वह टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर के लेट गए। अगले दिन उठे तब सबको यह पता चल चुका था कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। इसलिए 1 हफ्ते के बाद भी हमने अपनी तहकीकात जारी रखी। मेरी एक डॉक्टर कजिन को बुलाया, उसे बिच्छू का जिक्र किया, सारी बात बताई और उससे पूछा गया तो वह कहने लगी कि आपकी तीनों बहू की मौत किसी बिच्छू के काटने की वजह से हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी के लिए जितनी इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों में थी, सब कुछ निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह औरत इस दर्जे की घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया और हमने अपने घर में उन्हें इस तरह रखा वह विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा न लगे। कभी उनमें और अपने में फ़र्क ना किया। मगर उन्होंने एक बड़ा जुल्म किया था, क्योंकि कत्ल का कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं होता। इसकी सज़ा तो माफ़ी के काबिल भी नहीं थी, मगर विधवा होने की वजह से हम उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी का चक्कर कटवाना नहीं चाहते थे। माँ कहती
इस औरत को भगवान इसके की सज़ा खुद देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा तो होनी ही चाहिए थी। इनको कानूनन कोई ना कोई तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया काम उन्होंने किया था अपनी हवस को पूरा करने के लिए, वो माफ़ी के काबिल नहीं था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उन्हें सज़ा दिलवाना चाहिए थी या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।